हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एकदम बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ शुरू करने के पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो, जब न्यूटन ने इस लॉ को इन्वेंट किया था 1665, तब इंग्लैंड में लॉकडाउन चल रहा था। क्यों? बिकॉज वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो इसलिए न्यूटन पूरे 2 साल तक अपने घर में क्वारंटाइन था और उसी दौरान उसने इस लॉ का इन्वेंशन किया। देखो, मतलब सर आइजैक न्यूटन ने कितने अच्छी तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज किया था। आज है 7 जून, अभी इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन, तो आप भी अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो घर में रहना है, सेफ रहना है, स्टडी करना है, साथ साथ टीवी भी देखना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो क्या बोलते हैं न्यूटन जी? न्यूटन जी बोलते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी तो ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सपोज एक पेन है और एक पेन है, ये दोनों भी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक कैमरा है, मैं हूँ, हम दोनों भी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आप जिस चेयर पे बैठे हो, आपके सामने सब आपका मोबाइल है, वो मोबाइल और आप भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हमें एक क्वेश्चन पड़ता है, तो अट्रैक्ट कर रही है तो फिर चिपकती क्यों नहीं? ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको इस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो न्यूटन क्या बोलते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। सपोज इस ऐसा कोई कुछ मतलब इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, तो और उनके सेंटर में का डिस्टेंस है सपोज स्मॉल d। तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो, इसका मास m1, इसका मास m2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस, m1 इंटू m2। तो इन दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये साइन तो आपको पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। देखो, इनमें डिस्टेंस कितना है d, तो उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दो चीजें, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो, तो हमको क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। रुको, मैं इसको जरा मिटाता हूं अभी। देखो, तो हमको न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो अभी मिल गया है। हमने क्या किया? इन दोनों को कंबाइन किया। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो अभी आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना है तो वहां पे एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने कौन सा कांस्टेंट यूज किया? देखो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे न्यूटन ने यूज किया कांस्टेंट जी, कैपिटल जी। वो क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी हम इन दोनों को कंबाइन किया तो हमको मिला m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल साइन हमको निकालना है, उसकी जगह इक्वल टू का साइन लाना है, तो हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है उस इक्वेशन में। आपको पता है मैथमेटिक्स का पार्ट हो। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी ये जो G है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे लिखता हूं मैं, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स होती है विच इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
देखो ए यूनिट है उसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट भी आपको कई टाइम एमसीक्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ध्यान में रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और एक बात ऐसे देखो, इसकी वैल्यू कितनी कम है, देखो -11 है, 10⁻11, मतलब इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई। देखो ना आप, अगर मैं 10⁻11 को निकलता हूँ और इसमें डेसिमल पॉइंट देता हूँ तो कितना होगा, देखो 0.0000667 वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो इतनी कम वैल्यू है जी की। अगर आप ये वैल्यू इसमें रखोगे तो ये फोर्स कितना वीक हो जाएगा, देखो ना इसमें अगर आपने जी की इतनी कम वैल्यू रखी है तो ये फोर्स तो बहुत ही वीक हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, एक वीक फोर्स होता है। देखो अब ये दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो फोर्स इतना कम है, देखो इतना कम है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को चिपकती नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे ये ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो, मास बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ है और हमारा मून है, इन दोनों का मास तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। देखो ना हमारे अर्थ ने क्या किया है, मून को पकड़ के रखा है उस फोर्स से, इसी फोर्स से। अगर उन दोनों में ये फोर्स नहीं होता तो मून हमारे अर्थ के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता, वो तो निकल जाता स्पेस में, लेकिन हमारे अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है। और इन द सेम वे हमारे सन ने हमारे अर्थ को पकड़ के रखा है विद दिस फोर्स। देखो सन का मास भी बहुत ज्यादा, अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा, तो वहां पे जी की वैल्यू तो कम है लेकिन वहां पे मासेस तो बढ़ गए, तो वहां पे हमको ये फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस फोर्स का इफेक्ट आपको तब देखने को मिलता है जब मास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ओके, तो ध्यान में रखना है। यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्लीज राइट डाउन। Any two object in the universe always attract each other with a force of attraction which is directly proportional to product of the masses of object, and inversely proportional to square of the distance between the object, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ की कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, देखो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, वो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज वाला, वो क्या होता था, देखो कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है और कोई निगेटिव चार्ज है तो क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब उनमें अट्रैक्शन होता था, ए इसको खींचेगा ए इसको खींचेगा, अट्रैक्शन होता था। और सेम चार्जेस रहे, यहां भी प्लस क्यू यहां भी प्लस क्यू, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ओ इसको रिपल करेगा ए इसको रिपल करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दैट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब वो अट्रैक्टिव भी हो सकता था और रिपल्सिव भी हो सकता था। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ध्यान में रखना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ओके, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड इट इज ए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज अ वीक फोर्स, ये वीक फोर्स है, ठीक है। अगर स्ट्रांग फोर्स होते हैं दोनों पेन एक दूसरे को चिपक जाते, ओके। इसका इफेक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब एक तो मासेस बहुत ज्यादा हो, एज कंपेयर टू डिस्टेंस मासेस बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका एग्जांपल अगर आपको बोलना है तो विथ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट मून, and in similar way with gravitational force sun attracts earth, इसके कारण ही अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।